मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल एक वीडियो डाली, तब मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ मैं एक या दो वीडियो अपलोड करती रहूँ अपने चैनल पे, जिससे कि आप सबको पढ़ने में भी आसानी हो। मोस्टली मैं उन टॉपिक को उठाना पसंद करूँगी जो आती ही एग्जाम में, मोस्टली वनडे एग्जाम में। तो आज हम क्या कर रहे हैं, पानी से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मतलब पानी पृथ्वी पर मतलब पानी से रिलेटेड जितने भी आपके वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहले चलिए हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहले हमें क्या पढ़ना है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी है, इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसमें कौन सा पानी जो आपके पीने के लिए है, ज़मीन पर कितना स्थित आपका पानी है, और प्लस क्या है समुद्री पानी कितना है। जो सारी चीज़ें आपकी इसमें हमें जानना है पानी के लिए। इसके बाद आपके पानी के उपयोग जानने, जैसे कि मोस्टली सबको ही पता होगा पानी के उपयोग क्या होते हैं। इसके बाद पानी का रासायनिक नाम क्या है, जैसे कि आपको पता है आपके केमिकल नाम भी कुछ ना कुछ होते हैं, तो आपको इसके केमिकल नाम के बारे में भी जानने की कोशिश करनी है। और प्लस पानी होता क्या है, मतलब आपका पानी जो होता है किन चीज़ों से मिलकर बना है, कैसे क्या मिश्रण वगैरह इसका, वो सारी चीज़ें भी हम इसमें जानेंगे। और पानी के प्रकार, जैसा कि आप सबको पता है पानी 3 प्रकार का होता है, तो आपके कितने प्रकार कैसा पानी होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें पानी के प्रकार में जानेंगे। और प्लस क्या है इसमें समुद्री जल खारा क्यों होता है, इसके बारे में भी जानना। मतलब मोस्टली सब लोगों को पता है कि जो समुद्र का पानी होता है वो खारा होता है, लेकिन हम इसको भी जानना है कि समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है, ठीक है। और इसमें क्या, और इसके बाद जो आपकी जल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आ जाएंगे मैं उन सबको कंप्लीट करवा दूंगी। तो देखते हैं आज हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है और इसमें से कितनी चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। मैं इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगी। एक आज आपकी वीडियो रहेगी और हो सकता है इसमें आज शाम तक ही अपलोड करूँ या कल भी मैं अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं पानी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पानी। तो पहले अगर आपसे पूछा जाता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है H2O आपका क्या होता है, जल या पानी इसको बोला जाता है। H क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, O क्या होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो आपके क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल मिलकर क्या बनता है, जल बनता है, पानी बनता है। इसके बाद हमें क्या करना, पीने वाला पानी। अगर आपसे पूछा जाता है पीने वाला पानी कितना परसेंट आपके यहाँ पे उपस्थित है पृथ्वी पर, तो आपको याद रखना है 2%। वो भी किसके फॉर्म में उपस्थित है, ग्लेशियर के फॉर्म में इसकी उपस्थित है। कितना परसेंट है, 2%। और प्लस अगर आपसे पूछा जाता है जमीन पर पानी कितना उपलब्ध है, तो आपको याद रखना 3%। पीने वाला हमारे पास पानी कितना परसेंट है, 2%, जबकि जमीन पर कितना परसेंट है, 3%, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो समुद्र में जल कितना, तो आपको याद रखना है समुद्र का जो जल है कितना परसेंट, 5%, लेकिन उसका पानी क्या हमारे पीने योग्य नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ों में हम उसका पानी यूज नहीं कर सकते। तो जो समुद्री जल कितना सब 95, सॉरी 5% या 95%, आप 95 कर लीजिए, जो कैसा पानी, जो खारा पानी है। इसके बाद शुद्ध जल, अगर आपसे पूछा जाता है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो आप याद रख लीजिएगा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और इसका हम यूज़ किस में करते हैं, शुद्ध जल किस चीज़ का होता है, विद्युत का कुछ चालक होता है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाता है विद्युत को चालक होता है और इसमें क्या मिलाने से विद्युत का विद्युत को कुछ इसमें मतलब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हो। तो आपको याद रखना है जो आपका शुद्ध जल होता है उसमें आपको क्या मिलाने से, आयन या अम्ल मिलाने से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उससे क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। वो भी उसका कैसे, जब आप उसमें आयन मिलाएंगे तो आप उसको क्या करेंगे, उसका विद्युत अपघटनीकरण करना पड़ेगा। विद्युत अपघटन करने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है पानी। पानी क्या होता है, एक अवधर्मी अणु होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी क्या होता है, तो आपको याद रखना है पानी क्या होता है, अवधर्मी अणु होता है। और किसने बताया था, ब्रोसेंट नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिया, एक H2O ले लिया और दो, एक H2 यहाँ पे ले लिया प्लस H2O, तो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया, H3O हो गया। तो जो इसकी H3 के ऊपर कौन सा आयन है, प्लस आयन है, जो किसका होता है, जो अम्ल का आयन होता है, ठीक है, जो अम्लीय होता है। और प्लस यहाँ पे कर दिया है OH कर दिया, OH के ऊपर कौन सा आयन आ रहा है, माइनस का आ रहा है, जो आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अम्लीय हो गया और प्लस क्षारीय हो गया। देखिए H3 के ऊपर कौन सा साइन है, प्लस का, जबकि H के सिर्फ सिंगल H के ऊपर माइनस का है। तो मतलब एक अम्लीय हो गया, एक क्षारीय हो गया। जब अम्ल क्षारीय दोनों मिलते हैं तो वहाँ क्या बनता है, उभयधर्मी बनता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं पानी कैसा होता है, उभयधर्मी अणु होता है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किसके कारण से आपको उभयधर्मी होता है, ठीक है। इसके बाद है आपके आर्नियस, जो आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने पानी को क्या बोला था, उदासीन बताया था। पानी को क्या बताया था, उदासीन। अगर आपसे पूछा जाता पानी उदासीन क्यों होता है, तो जैसे मैंने बताया आपको, जो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है। इस वजह से आप क्या बोल सकते हो, जो पानी होता है कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है।
और अगर आपसे पूछे तो शुद्ध जल का कितना पीएच मान होता है, तो आप याद रखते हैं शुद्ध जल का जो पीएच होता है कितना होता है, 7 होता है। और वहीं अगर आपसे समुद्र जल का भी पीएच मान पूछा जाए तो आपको याद रखना है समुद्र जल का जो पीएच होता है 8 होता है, ठीक है। जबकि शुद्ध जल का 7 होता है और समुद्र जल का 8 होता है। आप इसको याद रख लीजिए। अगर आपको यहीं से पूछा जाता है पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना सोरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल का जो आपका फॉर्मूला होता है आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस का तो लॉग, और इसमें क्या होता है आपका एच होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होता है, यहाँ पे क्या होता है एच होता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला मोस्टली बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके जो लॉग है और इसके बाद जो कोष्टक लगा हुआ है उसमें क्या लिखा है, एच लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके क्या होता है, पानी की संरक्षण, अगर आपसे पानी की संरचना पूछी जाती है तो आप इसको याद रख लीजिए। जो पानी होता है कैसा होता है, कोणीय होता है। अब पानी कोणीय क्यों होता है, जैसे आपको पता है कि पानी जो होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन पे कैसा आयन है, यहाँ पे देखिए आप हाइड्रोजन पे यहाँ पे धनात्मक आयन होता है, जबकि यहाँ पे ऋणात्मक किस पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हमने क्या कर लिया, इसको ऋणात्मक आयन कर दिया, जबकि हाइड्रोजन दोनों पे ही क्या हो गया, धनात्मक आयन हो गया। और अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसा आपका पोल की तरीके से बन रहा है, ठीक है, पोल की तरह बना है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कोण बना। और देखिए इसमें क्या होता है, इसको हम इसी वजह जो आपको पोल टाइप के बनते हैं इस वजह से हम इसे पोलीय बोलते हैं, पोलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं। पानी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भी बोला जाता है। और क्या होता है यहाँ पे जो होता है, देखिए इन दोनों के बीच में कितने कोण बनना, तो आपसे इसका कोण पूछा जाता है तो आप याद रख लीजिएगा 104.5 डिग्री का इसमें क्या बनता है, कोण बनता है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, कितने का कोण बनता है, 104.5 डिग्री का इसमें कोण बनता है। मोस्टली इसका कोण हो सकता है पूछा जा सकता है, पानी में कितने डिग्री का कोण बनता है। सॉरी यहाँ पे सेल्सियस नहीं है, यहाँ पे डिग्री ही है, ठीक है, आप यहाँ पे डिग्री कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे लिखा है पानी कैसा ध्रुवीय होता है, तो मैंने बता दिया ध्रुवीय किस वजह से होता है और कोणीय भी क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 104.5 सेल्सियस का क्या बनता है, कोण बनता है, डिग्री का, सॉरी सेल्सियस में डिग्री का कोण बन जाए, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको कोणीय बोलते हैं। अगर आपसे पूछे जाते हैं कि पानी के जो नाम होते हैं, रासायनिक नाम बताइए, केमिकल उनके नाम क्या होते हैं, तो आपको केमिकल नाम उनके याद रखने क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ऑफ ऑक्सीजन होता है। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो इसका नाम भी क्या होगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ ऑक्सीजन होता है और ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है। आप दोनों ही इसके नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है पानी में कौन सा बंध बनता है, तो आपको याद रखना पानी में जो आपका बंध बनता है सहसंयोजक बंध बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है सहसंयोजक बंध क्या होता है, तो आप याद रख लीजिए इसमें सहसंयोजक बंध क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों का आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, साझा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है दो पानी के बीच में कौन सा बंध बनता है, तो H2 और H2 के बीच में कौन सा बंध बनता है, तो आपको याद रखना है H बंध बनता है। इसमें कौन सा बंध बनता है, H बंध बनता है। और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता है सहसंयोजक बंध किस कारण से बनता है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, H2O होता है, तो हमें इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। तो जैसे हाइड्रोजन का एक होता है, तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एक हाइड्रोजन का ले लिया, दोनों ही हाइड्रोजन का एक एक हमने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लिया। इसके बाद ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का जैसे कि आपको पता है कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका, 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो इसका देखिए अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो किस तरीके से लिखना पड़ता है, हम इस तरीके से लिखना पड़ता है, 1 ऐसे स्क्वायर 2 ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। जो आपका कौन सा आ जाएगा, बाहरी कक्षक में कितने आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएंगे, 2s2 और 2s4 हो जाएगा। जबकि अगर आपकी बात की जाए ऑक्टेन रूल के अनुसार तो आपके कितने होने चाहिए, 0, 2 और 8 होने चाहिए। मतलब हमें बाहरी कक्षा में कितने अणुओं की जरूरत पड़ेगी, 8 की जरूरत पड़ेगी, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमें कितने और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अभी इसमें हमें इसमें हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। हमें कितनी कमी है इसमें इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। जबकि अगर हाइड्रोजन में बात कीजिए तो हाइड्रोजन में हमारे पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और हमें कितना, अगर हम इसके रूल के अनुसार देखते तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ रही है, जो आपकी बाहरी कक्षा को देखा जाता है। तो हम बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही, 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ी। तो हमने इसको क्या करते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रेजेंट करते थे। और ऑक्सीजन में देखिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन बना दी, 6 इलेक्ट्रॉन बना दी। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया। तो ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ के आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ के हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आपके जे वाले हो गए। तो कितने हो गए आपके टोटल के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और प्लस हमने यहाँ से हाइड्रोजन को उठा के एक हाइड्रोजन यहाँ पर रख दिया और दूसरे हाइड्रोजन को उठा के हमने यहाँ पर रख दिया। तो मतलब हाइड्रोजन के पास जो कमी थी, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 6 इलेक्ट्रॉन की। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी की पूर्ति हो जाती, 6 इलेक्ट्रॉन की। जबकि और ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी थी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। तो ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते, 2 हो जाते। मतलब इस तरह से क्या कर देते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो पानी होता है सहसंयोजक, पानी के बीच में होता है जो
यानी एक सहसंयोजक बंध को बनाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पानी में कौन सा बंध बनता है, तो आपको पानी में याद रखना सहसंयोजक बंध बनता है। जबकि दो पानियों के बंध में जो पानी की जो अणु होते हैं दो के बीच में कौन सा बंध बनता है, तो आपको याद रखना एच बॉन्ड बनता है, ठीक है, एच बंध बनता है। इसके बाद अगर आपसे एच बंध पूछा जाता है किन किन के साथ में बनता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, FON, मतलब आपका जो F होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है, जो O होता है ऑक्सीजन के साथ, और N नाइट्रोजन के। सिर्फ आप हमेशा रखें हाइड्रोजन बंध जो होता है सिर्फ और सिर्फ इन तीन के साथ ही बनता है। तो आप इसको कोई सिंपल सी ट्रिक बना लीजिए, जैसे फोन वगैरह हो गई, जैसे फोन से भी आप रख सकते हैं कि जो एच बंध होता है किससे बनता है, फोन के बीच में बनता है, फोन के साथ बनता है। एफ से फ्लोरीन आप कर लीजिएगा, और जो ऑक्सीजन होता है, और एन से क्या होता है, नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध को बनाते हैं जितनी होती है। इसके बाद आप इसमें समझ लीजिएगा, इसमें NH3 होता है जो आपका क्या होता है, अमोनिया होता है, इसी से संबंधित है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनता है। आपके किस में बनता है, हाइड्रोजन बंध किस में आपका बना है, हाइड्रोजन बंध आपका अमोनिया में भी बना है। देखिए आप NH3 मैंने आपको क्या बताया था, एन के साथ भी आपका हाइड्रोजन बंध ही बनता है, तो ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेश यूरिन में जो स्मेल आती है किस वजह से आती है, तो आपको याद रखना फ्रेश यूरिन में जो आपकी स्मेल आती है किस वजह से होती है, अमोनिया की वजह से होती है, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। और अमोनिया जो होता है यूरिया बनाने में भी इसका काम आता है। अगर आपसे पूछा जाता है अमोनिया बनाने में यूरिया बनाने में अमोनिया का कितना % यूज होता है, तो आप याद रखिए 46% होता है, जो किसमें यूरिया का यूज किया जाता है अमोनिया बनाने में, ठीक है। कितना % यूरिया होता है अमोनिया बनाने में, 46% का होता है। आप इसका परसेंटेज पूछता था तो प्लीज आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है जो द्रवित होता, मतलब जो लिक्विड अमोनिया होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा, लिक्विड जो अमोनिया होता है उसका यूज कहाँ करते हैं, प्रतिशत या एसी में किया। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना उसमें आप इसको यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर में, और एसी में भी इसका यूज किया जाता है, किसके लिए, ठंडक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्रवित जो आपका लिक्विड अमोनिया होता है उसका यूज किया जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, PH3 जो होता है, आपको सिर्फ इसको समझ लेंगे, PH3 होता है जो आपकी कैसी गैस होती है, फॉस्फेन गैस होती है, जबकि आपकी एक गैस होती है फॉस्फीन गैस होती है। दोनों ही गैस जब एक साथ मिल जाती है तो कैसा हो जाती है, जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है, जहरीली गैस होती है। आप सब सोच रहे मैंने यहाँ पे इसको क्यों इंक्लूड किया है, तो आप समझ लीजिएगा इसको कि जो आपने हिटलर के बारे में सुना, जो इंसानों को मारने के लिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि हिटलर जो था इंसानों को मारने के लिए कौन सी गैस का यूज करता है, तो आपको बताना है फॉस्फीन और फॉस्फीन गैस का यूज करता था। वो किसके लिए यूज करता था, तो इंसानों को मारने के लिए यूज करता था, ठीक है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। एक चैम्बर बना लिया करता था, उस चैम्बर में क्या करता था, फॉस्फीन और फॉस्फीन गैस को दोनों की मिलाकर वहाँ डाल मतलब छोड़ दिया करता था। जैसे क्या होता है, जहरीले ऑक्सीजन को बचते तो जहरीली हो जाती है गैस, तो उस वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे जो इंसान होते तो उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्लोरोफॉर्म, तो आपको इसका याद रखना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। आप इसका यूज किसके लिए करते हैं, बेहोश करने के लिए करते हैं। लेकिन आप इसको याद रख लीजिएगा, जो क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, अगर आप इसको दिन में यूज करते हैं किसी भी पर्सन को बेहोश करने के लिए, तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, वो बेहोश नहीं होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो सीधा मर जाएगा। वो कैसे मर जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा हमेशा कि इसको होता है जो आपका क्लोरोफॉर्म होता है, इसको डार्क ब्राउन कलर की बोतल में रखा जाता है। लैब में इसको कहाँ रखा जाता है, डार्क ब्राउन कलर की बोतल में ढक के रखा जाता है, जिससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की और प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन को भी समझाने की कोशिश की, ऑक्सीजन और सनलाइट की उपस्थिति में आती तो यहाँ पे क्या बनती है, जो फॉस्फीन गैस को बना ली थी। जो फॉस्फीन गैस क्या होती है आपकी, मैंने अभी आपको बताई थी, फॉस्फीन गैस ऐसी गैस होती है, जहरीली होती है। अगर आप किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, तो मान लीजिए उसको ऑक्सीजन भी मिल जाएगी दोपहर के टाइम में, और क्या हो जाएगा, तो फिर उसको सनलाइट भी मिल जाएगी, तो दोनों चीज़ों का जब मिश्रण होता है वो क्या हो जाएगा, फॉस्फीन मतलब जहरीली गैस बन जाए। तो वो इंसान बेहोश नहीं होगा, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तो ठीक है। आप इसको भी याद रख लीजिए। अगर आप दिन में इस चीज़ को यूज़ करते हो तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, वो सुंघाने से डायरेक्टली इंसान की मृत्यु हो सकती है। और अगर इसका यूज़ आप बेहोश करने के लिए भी करते हो, अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरी तरह से डॉक्टर अगर बेहोश करते जैसे टाँके वगैरह लगाते, तो उसमें मतलब किस चीज़ का इंजेक्शन, तो आपको याद रखना एनेस्थीसिया होता है जो आपका इंजेक्शन में यूज़ किया जाता है, एनेस्थीसिया। और अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर मतलब थोड़ी देर के लिए बेहोश करना है, 10 से 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका यूरिया, तो आपका यूरिया का जो फॉर्मूला आप इसको याद रख लीजिए, NH3 होता है, CO होता है और NH3 होता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले यूरिया को किसने बनाया था, तो आप याद रख लीजिए वोलर ने बनाया था। और किसने बनाया था, सबसे पहले लैब में बनाया गया पहला कार्बनिक संश्लेषण पदार्थ। तो आप याद रखिए जो आपका लैब में बनाएगा पहला कार्बनिक संश्लेषण पदार्थ कौन सा, तो आपको याद रखना यूरिया होता है। यूरिया को किसने बनाया था, अगर आपसे साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाए तो आप याद रख लिए बोलन ने इसको बनाया था, ठीक है। तो आप इसको इन सारे के सारे फैक्ट को याद रख लीजिएगा प्लीज।
इसके बाद आता है C2H5OH होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, एथनॉल बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, प्लस स्पिरिट भी बोला जाता है। वो आपकी कैसी होती है, पीने वाली शराब होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन बन रहा है, इसमें बन रहा है नहीं बन रहा, बताइए। इसमें हाइड्रोजन इसमें भी बन रहा है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन जब मतलब क्योंकि इसमें किस वजह से बना है, जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। जैसे मैंने बताया था क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बनता है। तो आप इसको फॉर्मूला क्या रख लें, C2H5OH होता है, जो आपका क्या होता है, एथेनॉल होता है। इसको क्या बोलते हैं, आप एथेनॉल बोलते हैं, जो आपकी एक पीने वाली शराब होती है। मतलब इसका क्या होता है, आपका एल्कोहल होती है, जो आपको जिसको पीने में यूज करते हैं, एथेनॉल जो होता है। और इसको आप प्लस क्या बोलते हैं, स्प्रिट भी बोला जाता है। इसके बाद वहीं आ जाती है आपकी CH3OH होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, कच्ची शराब बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ पीने वाली शराब एक अलग है, वो कच्ची शराब एक अलग है। अगर आप इसको पीते हैं ना, तो आपकी आंखों की जो आंखें होती है ना, मतलब आंखों की रोशनी चली जाती है, आंखों मतलब व्यक्ति इसको पीने से अंधा भी हो सकता है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। जो कच्ची शराब होती है CH3OH होता है, अगर आप इसको पीते हैं तो आप इसको जहरीली गैस भी बोलते हैं। और प्लस क्या बोला जाता है, इसको कच्ची शराब। और अगर उसका केमिकल नाम पूछे जाए तो आप याद रख लीजिएगा, मैथनॉल बोला जाता है। मैथनॉल जो होता है, आप इसको कच्ची शराब बोलते हैं। जबकि C2H5OH होता है, जो आपका एथनॉल होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिट बोला जाता है, पीने वाली आपकी शराब होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी शराब को पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है, तो आप याद रखना, जो आपकी कच्ची शराब होती है, मैथनॉल होता है, इसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है, ठीक। और अगर आपसे पूछे तो अंधा किस वजह से हो जाता है, मतलब कौन सी सेल को इफेक्ट करती है, तो आप याद रखना, जो आपकी आंखों में कौन सेल होती है, रॉड सेल होती है ना, उनको इफेक्ट करती है, जिस वजह से क्या हो जाता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है, मतलब उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो आपको याद रखना, एथेनॉल क्या होता है, आपकी पीने वाली शराब होती है, जबकि मैथनॉल आपकी क्या होती है, मैथनॉल आपकी क्या होती है, जहरीली शराब होती है। आप इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। इसको सिर्फ आप स्प्रिट बोल रहे थे, जबकि आप इसको क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट। जैसे कि आपको पता हो, जब आप लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें मतलब अजीब से पानी से निकलता है, रेड कलर का, उसको वही आपका वुड स्प्रिट होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है आपका HCH3, इसमें क्या होता है, आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको फॉर्मूला अच्छे से याद रख लीजिएगा, एसीटोन होता है। और आपसे पूछा जाता है C वो होता है, आप इसका क्या बोलते हैं, आप इसको कौन सा यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे रख लिए क्रिप्टॉन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, क्रिप्टॉन होता है। जबकि आप इसके डायरेक्ट पूरे फार्मूले को आप क्या बोलते हैं, इसके पूरे फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। तो ठीक है, एसीटोन आपको डायरेक्टली याद रखना है। एसीटोन का यूज़ किस लिए किया जाता है, आप याद रखिए। इसका यूज़ जो होता है, नेल पेंट को हटाने में किया जाता है। इसमें किया जाता है, जो नेल पेंट होती है उसको हटाने में किया जाता है। और इसका नशा करने में यूज़ करना, मतलब हल्का से नशा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप इसको सूंघ लेते तो आपको हल्का सा नशा हो जाता है इसका, ठीक है। और दूसरा नाम इसका क्या होता है, थिनर होता है। तो आप इसको भी रख लीजिएगा। एसीटोन का ही दूसरा नाम क्या होता है, थिनर भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3 होता है। CH3 C =O क्या होता है, CH3 होता है। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है ईथर। आ जाता है ईथर का जो यूज़ होता है, प्रॉपर बेहोश करने के लिए किसी व्यक्ति को किसका यूज़ किया जाता है, ईथर का यूज़ किया जाता है। जबकि थिनर का यूज़ आपसे अगर पूछा जाता है, जो आपका पैंट होता है, पैंट को पतला करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, थिनर का ही यूज़ किया जाता है। पैंट को पतला करने के लिए किया जाता है। और इसका ईथर का अगर पूछा जाता है, जो टाँके लगाने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, मतलब जो ज़्यादा लग जाता है, मतलब मोस्टली थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए जो हमें यूज़ करना होता है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ईथर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ईथर का यूज़ कहाँ करते हैं, टाँके लगाने में इसका यूज़ किया जाता है, ईथर का। इसके बाद होता है आपका NO2 होता है, जो आपका होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को आपको जैसे पता है, इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, हंसाने वाली गैस भी आप इसको बोलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो आपके डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आप इसका वहाँ वो इंजेक्शन का यूज़ करते हो थोड़ी देर के लिए, वो उसको बंद करने के लिए, बेहोशी की फॉर्मनेस के लिए इसका यूज़ किया। मतलब थोड़ी बहुत कम टाइम के लिए इसका एक प्रॉपर जो थोड़ा सा जो पार्ट होता है अपने शरीर का, उसको मतलब थोड़ी टाइम के लिए बंद करना, बेहोश टाइप का करना, मतलब वो नहीं, मतलब झुंड टाइप का करते थे, जिससे आपको एहसास नहीं होता कि वो आपको काट रहे या कुछ भी करते रहे, आपको पता भी नहीं चलता। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का। अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से किसी व्यक्ति को बेहोश करना, फिर उसका अच्छे से इलाज करना, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, आप उसके लिए ईथर का यूज़ करते हो। और थिनर किसी चीज़ को पतला, मतलब किसी पैंट को पतला करने के लिए ये होता है। इसका भी यूज़ नशे के लिए किया जाता है। जो थिनर होता है, इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, नशा करने के लिए करते हैं। और लेकिन इसका क्या होता है, और ईथर जो होता है एक प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर किसी इंसान को बेहोश करने के लिए और फिर उसकी बॉडी का इलाज करने के लिए ईथर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ आधे पार्ट को, बस थोड़ा सा ही पार्ट, किसी आधे पार्ट को अगर किसी व्यक्ति के शरीर को करना है, मतलब थोड़े टाइम के लिए बेहोश करना है एक किस्म से, तो उसके लिए किसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो आपको किस बोला जाता है, जो आपकी लाफिंग गैस भी इसको बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, मैं उसमें आप पानी के प्रकार वगैरह बताऊँगी, किस पानी को
मतलब कितने पानी के प्रकार होता है, उनका गलनांक बिंदु क्या होता है, और समुद्र पानी जो होता है खारा क्यों होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो पानी का किस तरीके से संश्लेषण वगैरह करते हैं, कैसे उसका यूज़ कर पाते हैं, और पानी में जो मतलब किसी वो पानी खराब कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे तेल वगैरह होता है पानी में जो आग लग जाती है, वो आग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर भी मैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लिंक दीजिए। एंड प्लीज़ अगर आपकी कोई सजेशन है कि मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ, स्लो पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है आपको कैसा क्या, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को कमेंट में बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।